डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पूंजी का समायोजन और इससे संबंधित जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, इसको सॉल्व करेंगे क्रियात्मक का। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पूंजी का समायोजन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु के समय शेष साझेदारों के पूंजी का समायोजन, जो शेष साझेदार है उनके पूंजी का समायोजन अपने लाभ अनुपात से कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि अन्य सूचना न हो तो साझेदारों के शेषों का योग नई फर्म की कुल पूंजी होगी। मतलब जो शेष साझेदार जो बचे रहेंगे वही शेष साझेदारों के शेषों का जो योग होगा वही चीज़ क्या होगी, जो शेषों का शेष है वही नई फर्म की कुल पूंजी होगी। तब शेष साझेदारों की नई पूंजी का निर्धारण करने के लिए फर्म की कुल पूंजी को शेष साझेदारों में नए लाभ अनुपात में बांटा जाएगा तथा पूंजी से अधिक या कमी को साझेदारों के व्यक्तिगत खातों से ज्ञात किया जाएगा। इस प्रकार के अधिक या कमी साझेदारों द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर समायोजित की जाएगी। तो इस स्थिति को हमको समझना है कि कौन सा साझेदार रोकड़ लेकर के आएगा और कौन सा साझेदार रोकड़ फर्म से निकालेगा। इसके लिए जो है प्रविष्टियाँ दी हुई है कि उपरोक्त स्थिति में निम्न प्रविष्टियाँ होती है। पहला लिखा आधिक्य राशि का साझेदार द्वारा निकालने पर, आधिक्य राशि का साझेदार द्वारा निकालने पर साझेदार का पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। दूसरा में ये लिखा है कि साझेदार द्वारा पूंजी की रकम लाने पर, मान लिया जाए जिसका आधिक्य रहेगा वो तो निकालेगा, लेकिन अगर किसी का आधिक्य नहीं है उसको लाना है तो यहाँ पर होगा रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। इस प्रकार से जो है दो पंजी प्रविष्टि आवश्यक, इन दोनों पंजी प्रविष्टि को हमको समझना है और इसी पर जो है क्वेश्चन आधारित है। तो उदाहरण क्रमांक 26 को देखिए, मोहित, नीरज और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। मोहित, नीरज और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। अपने लाभ का विभाजन 2:1 अनुपात में करते हैं। नीरज अवकाश ग्रहण करता है और मोहित एवं सोहन ने निर्णय लिया कि नई फर्म की पूंजी 1,20,000 रुपये होगी। नीरज अवकाश ग्रहण करता है और मोहित एवं सोहन ने निर्णय लिया कि नई फर्म की पूंजी 1,20,000 होगी। ठीक है। सभी समायोजन करने के पश्चात मोहित एवं सोहन की पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः 82,000 और 41,000 रुपया है। सभी समायोजन के पश्चात बता रहा है। शेष साझेदारों द्वारा लाई गई या उनको भुगतान की गई राशि की गणना कीजिए तथा आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो इसको हमको बनाना है और समझना है। तो यहाँ पर देखिए, मोहित एवं सोहन के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, इसको हमको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, नए अनुपात के आधार पर नई पूंजी। नए अनुपात के आधार पर नई पूंजी का मतलब है यहाँ पर देखिए 80,000 और 40,000 और वर्तमान पूंजी समायोजन के बाद तो वर्तमान पूंजी यहाँ पर दिया हुआ है 82,000 और 41,000, इसी को हमने लिखा 82,000 और 41,000। तो ये नई पूंजी कैसे निकला, इस नई पूंजी का ज्ञात करना पड़ेगा। तो नई पूंजी ज्ञात करना है तो किस प्रकार करना है, इसके संबंध में हम एक कैलकुलेशन करेंगे और इसी कैलकुलेशन के आधार पर हमको पता चलेगा कि 80,000 और 40,000 जो है नए अनुपात के आधार पर पूंजी होगी। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्तमान पूंजी को ध्यान में रखते हैं। वर्तमान पूंजी को ध्यान में रख करके आगे जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो इस प्रश्न में हमको क्या जानना है, तो यहाँ पर जो है हमको दिया हुआ है कि मोहित और सोहन ने निर्णय लिया कि नई फर्म की पूंजी कितना है, बता रहा है 1,20,000, मतलब 1,20,000 रुपया होगी। और सभी समायोजन के बाद मोहित और सोहन की पूंजी का जमा खातों शेष क्रमशः 82,000 और 41,000, मतलब पुरानी पूंजी 82,000 और 41,000, नई पूंजी 1,20,000 रुपये। ठीक है। तो इस नई पूंजी में जो है मोहित और सोहन का हिस्सा निकालेंगे। तो जो नीरज चला गया तो नीरज के हिस्सा को छोड़ करके मोहित और सोहन का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2:1 है। अब चला गया है नीरज, तो नीरज का भाग 1 है, इसको हटा देंगे तो बचा क्या, 2 और 1 बचा। तो 2:1 में इसके पूंजी को, मतलब 1,20,000 रुपये की जो पूंजी है इसको बांटेंगे। ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया था। यहाँ पर लिखेंगे फर्म की पूंजी, कुल पूंजी की गणना। तो हमारे पास दो चीज़ें दिया हुआ है। एक तो पहले से दे दिया है कि समायोजन के बाद मोहित और सोहन की पूंजी होगा 82,000 और 41,000। टोटल कुल पूंजी बता रहा है 1,23,000।
1,23,000, जबकि उसमें नई पूंजी कितना बता रहा है 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर कितनी पूंजी का अंतर आ गया, 3,000 रुपये की पूंजी की अंतर आ गया। तो इस 3,000 पूंजी का समायोजन होगा, ठीक है। पूंजी का जो समायोजन है वो कितने का होगा, 3,000 का, ठीक है। वास्तव में मोहित और सोहन की पूंजी कितनी है, तो 82,000 और 41,000, तो टोटल 1,23,000 है। जबकि पूंजी होगी बोल रहे प्रश्न में 1,20,000, तो 3,000 रुपये है उसमें, इसमें से 3,000 में से एक जो है इसका समायोजन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि अनुपात मोहित, नीरज और सोहन का, तो 2:1:1, जिसमें से मोहित का 2/4, नीरज का 1/4 और सोहन का 1/4। अब चूंकि ये चला गया, कौन चला गया, ये चला गया नीरज, तो नीरज के जाने पर शेष अनुपात क्या होगा, नीरज अवकाश ग्रहण करने पर नीरज का भाग 1/4 है, उसको हटा देंगे, तब मोहित और सोहन का नया अनुपात होगा 2:1, 2:1, जिसको हम 2/3:1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नई फर्म की पूंजी, तो 1,20,000 है। अब नई फर्म की पूंजी में मोहित का भाग निकालेंगे, तो 1,20,000 का 2/3 भाग, जो अभी नया अनुपात जो ज्ञात किए वो है 2:1 है, जिसका 2/3 भाग मोहित का, तो ये मोहित का भाग हो गया। अब इसका जब काट पीट किया तो हमारा कितना आ गया, 80,000 रुपये आया। सोहन का हमने निकाला 40,000 रुपये, तो 80,000 और 40,000 ये दोनों की पूंजी आ गया। तो इसमें इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ये चार्ट आप देख सकते हैं, मोहित और सोहन के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात। तो नए अनुपात के आधार पर पूंजी जो हमने अभी निकाला 80,000 और जो 40,000, और वर्तमान पूंजी जो है यहाँ पे प्रश्न में दिया है 82,000 और 41,000। नया पूंजी हम 1,20,000 में 2:1 में निकाले, नीरज और मोहित और सोहन का भाग, ठीक है। और ये पुराना पूंजी हो गया। वर्तमान पूंजी जो अभी 82,000 और 41,000 दिख रहा है, ये दोनों, इसको दोनों को लिखे। अब 80,000 यहाँ पे 82, मतलब 2,000 रुपये का अंतर आ रहा है, इसमें भी 1,000 का अंतर। ये रोकड़ लाना मतलब भुगतान, मतलब 2,000 रुपये एक्सेस है। इनकी पूंजी, मोहित की पूंजी 2,000 रुपये ज़्यादा है, तो 2,000 रुपये की पूंजी को मोहित निकालेगा। सोहन का 1,000 पूंजी ज़्यादा है, तो 1,000 की पूंजी को सोहन निकाल लेगा। तो यहाँ पर निकालने की पंजी प्रविष्टि होगी, क्योंकि अतिशेष है, आधिक्य, तो आधिक्य के लिए हम यहाँ पे आधिक्य राशि साझेदार द्वारा निकालने पर साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोहित का पूंजी खाता विकलन, सोहन का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से 2,000 1,000 दोनों अपने अपनी पूंजी को निकाल लिए, इसलिए हम लिख देंगे एक्सेस कैपिटल विड्रॉ बाय सोहन एंड मोहन, मतलब जो आधिक्य था, आधिक्य राशि का साझेदारों द्वारा निकालने पर, ठीक है, सोहन और मोहन के द्वारा निकालने पर। तो इस प्रकार से जो है ये पंजी प्रविष्टि होगी। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में भी ठीक इसी प्रकार का है। सोनिया, प्रियंका, पांडु साझेदार थे जो क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते थे। 1 अप्रैल 2016 को पांडु ने अवकाश ग्रहण किया। इसी तिथि को सभी समायोजन कर लेने के पश्चात सोनिया, प्रियंका, पांडु की पूंजी क्रमशः 9,825, 4,575 रुपया, 9,900 रुपया थी। समायोजन की प्रविष्टि कर लेने के पश्चात नई फर्म की पूंजी 14,000 रुपये। नई फर्म की पूंजी कितना दिया है, 14,000। सोनिया और प्रियंका के मध्य 5:3 मतलब 5/8 और 3/8 के अनुपात में निश्चित की गई। शेष साझेदार सोनिया तथा प्रियंका को चुकाई जाने वाली राशि अथवा उनके द्वारा लाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला तो हमको यहाँ से समझना है कि नए अनुपात के आधार पर नई पूंजी ज्ञात करनी है, और दूसरा वर्तमान पूंजी समायोजन के बाद है उसको लिखना है। किसका किसका, तो जो साझेदार अवकाश ग्रहण किया उसका छोड़ करके जो शेष साझेदार है उनका। तो यहाँ पर देखिए अवकाश ग्रहण कर रहा है कौन, पांडु ने अवकाश ग्रहण किया, तो पांडु लास्ट का साझेदार है, और सोनिया और प्रियंका 2 जने हैं। तो सोनिया और प्रियंका का हम निकालेंगे। देखिए सोनिया प्रियंका का हो गया, और ए फर्स्ट में नई पूंजी निकालेंगे, तो 14,000 नई पूंजी क्या है, 14,000। इस 14,000 का 5 और 3 भाग, 5/8 और 3/8, तो 14,000 का 5:3 करके निकाल दीजिए। तो 14,000 का 5 भाग निकलेगा 8,750, और 14,000 का 5,250 निकलेगा अगर 3 भाग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे भली भांति, और नहीं जानते हैं तो एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे। 14,000 गुणित 5/8 करेंगे तो 8,750 जो कि सोनिया का, और 14,000 गुणित 3/8 करेंगे तो यहाँ पर 5,250 आएगा, काटेंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सोनिया और प्रियंका का नया पूंजी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे नया पूंजी हमारा आ गया। अब पुरानी पूंजी अन्य समायोजन के पश्चात, तो पुरानी पूंजी दिया है सोनिया और प्रियंका का, देखिए सोनिया का 9,825 और प्रियंका का 4,575 रुपया। अब इसमें देखेंगे किसका ज़्यादा है, तो नीचे पुरानी वाली पूंजी ज़्यादा है और नई पूंजी कम है। तो अंतर की राशि ये जो 1,075 है, इसको जो है सोनिया निकालेगी, विड्रॉ करेगी। दूसरा प्रियंका का देखिए 4,575 है और इसमें नई पूंजी 5,250, मतलब पहले जो उसके पास वर्तमान में जो पूंजी है वो कम है और नई पूंजी इतना होना चाहिए बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर की राशि जो आई है 675, इसको प्रियंका के द्वारा लाया जाएगा क्योंकि इतना रुपया कम है। वर्तमान में जो नई पूंजी है उसी को हम सही मानेंगे और जो पुरानी पूंजी है उसमें से कम या ज़्यादा के हिसाब से निकालना और लाना, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर नई पूंजी से अधिक है तो उसको निकाला जाएगा और नई पूंजी से कम है तो जो भी अंतर की राशि है उसको नया साझेदार ला करके देगा फर्म को, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, पंजी प्रविष्टि, सोनिया का पूंजी खाता विकलन रोकड़ बैंक खाता से सोनिया द्वारा अतिरिक्त पूंजी आहरित करने पर 1,075 और दूसरा रोकड़ बैंक खाता विकलन प्रियंका पूंजी खाता, प्रियंका द्वारा पूंजी अतिरिक्त लाने पर, क्योंकि 625 रुपये कम पड़ रहा था उसकी पूंजी में से, इसलिए इतनी राशि जो है प्रियंका के द्वारा लाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसका कैलकुलेशन करना है। नई पूंजी और जो वर्तमान पूंजी है, इस दोनों के हिसाब से जो है पंजी प्रविष्टि होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 28 नंबर का। आशा, दीपा और लता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटती है। दीपा अवकाश लेती हैं और सभी समायोजनों के पश्चात आशा लता की पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः 1,60,000 80,000 रुपये है। देखिए सभी समायोजन के पश्चात आशा और लता का, दीपा जो है अवकाश लेती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आशा और लता का जो पूंजी है वो कितना, 1,60,000 समायोजन के पश्चात वर्तमान पूंजी। और यह निर्णय लिया गया कि आशा और लता के पूंजी खाते नए लाभ विभाजन अनुपात में के अनुसार समायोजित किए जाएंगे। सभी साझेदारों की नई पूंजी की गणना कीजिए तथा रोकड़ लाने या निकालने से संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए, ये बोला गया है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का बैलेंस इन आशा कैपिटल मतलब आफ्टर समायोजन 1,60,000 रुपये है आशा का, और लता का पूंजी 80,000, दोनों का बैलेंस अगर देखेंगे तो कितना हो गया, ये 2,40,000 रुपये। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2,40,000 रुपये, ये दोनों की पूंजी को जोड़ दिए तो 2,40,000 आ गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि कौन अवकाश ग्रहण किया, दीपा अवकाश ग्रहण किया, तो बचे कौन, आशा और लता। तो आशा देखिए तीनों का जो अनुपात है, जैसे आशा का, दीपा का और ये जो है लता का है, तो 3:2:1 है। लेकिन बीच वाली चली गई, ये दीपा चली गई, तो अनुपात बचा क्या, 3:1 बचा। तो 3:1, तो हम क्या करेंगे, नई पूंजी की गणना करेंगे तो 3:1 के अनुपात में इसको निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में अलग से पूंजी नहीं दिया है, जैसे पिछले प्रश्न में यहाँ पे पूंजी दिया हुआ था। ये देखिए पिछले प्रश्न में पूंजी दिया हुआ था कि फर्म की नई पूंजी 14,000 दिया था। उसके पहले वाले भी प्रश्न में भी फर्म की नई पूंजी 1,20,000 होगी बताया था, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो हम तो वर्तमान पूंजी को जोड़ेंगे। तो वर्तमान पूंजी दोनों का कितना है, 1,60,000 80,000, ठीक है, इतना है। पूंजी खातों का जमा शेष कितना है, 1,60,000 80,000, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2,40,000। अब इसी के आधार मानेंगे कि आशा, दीपा और लता का अनुपात 3:2:1 था। तो अब इनके चले जाने पे, दीपा के चले जाने पे उनका अनुपात जो 2 था उसको हटा दिए तो बचा क्या, 3:1। तो अब जो अनुपात है, लाभालाभ अनुपात है, वो 3:1 हो जाएगा, 3:1, क्योंकि एक
नोट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्रश्न में केवल पुराना अनुपात ही दिया हो, नया अनुपात ना दिया हो, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात जो है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़ करके जो अनुपात पुराना अनुपात है उसी अनुपात को हम प्राप्ति अनुपात मान करके या त्याग अनुपात मान करके त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस 2 को हम हटा देते हैं, तो नया साझेदार मतलब आशा और लता का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। ठीक, तो इसी 3:1 में इस राशि को बांटेंगे 2,40,000 को। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 इसी को निकाला है। अब इस 2,40,000 रुपये की राशि में 3/4 भाग, क्योंकि 3 भाग आशा का है, 1 भाग लता का, तो 3/4 मतलब 1,80,000 और लता का न्यू कैपिटल तो 2,40,000 का 1/4 भाग मतलब 60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुरानी पूंजी है 1,60,000 आशा का, लता का वर्तमान पूंजी है 1,60,000 और लता का 80,000, लेकिन नए के हिसाब से कितना पूंजी होना चाहिए, 1,80,000 और 60,000। इसी को हम लिख देंगे, नया के हिसाब से 1,80,000 और जो है 1,80,000 और यहाँ पे 60,000 होना था। ठीक है, क्योंकि 2,40,000 का 4 से भाग दीजिए, 4 छक्के 4 एक कम 4 छक्के 24 मतलब 60,000 आ रहा है। ठीक है, जबकि ये उल्टा हो गया है, ये जो है ये 60,000 होगा, ये 60,000 और ये 80,000 होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल वर्तमान कैपिटल है वो दिया हुआ है, देखिए 80,000 दिया है, तो यहाँ पे वर्तमान कैपिटल में हमने 80,000 डाल दिया और नया कैपिटल जो होना चाहिए ये 60,000 होना चाहिए, तब 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन 1,60,000 है तो क्या होगा, इस 20,000 रुपये की राशि को आशा के द्वारा लाया जाएगा। 20,000 रुपये की राशि आशा लाएगी और लता का पूंजी नए के अनुसार कितना होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए, लेकिन उसने पूंजी कितना लगा दिया है, 80,000 लगा दिया है, तो 80,000 है जबकि 60,000 रहना चाहिए, तो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा पूंजी है लता का, तो इस एक्स्ट्रा पूंजी को 20,000 को लता निकाल करके लेके जाएगी और आशा जो है 20,000 रुपये की राशि ले करके आएगी। तो यहाँ पर जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा, देखिए पहला तो लता जो है आशा लेकर के आएगी, तो रोकड़ खाता विकलन आशा के पूंजी खाता से 20,000 रुपये और लता लेकर के जाएगी, क्योंकि लता को 60,000 देना था लेकिन 80,000 दे करके रखी है, इसलिए लता का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो इस प्रकार से जो है नई पूंजी और वर्तमान पूंजी के आधार पर हम जो है गणना कर लेंगे कि पूंजी का समायोजन किस प्रकार से करना है। ठीक है, इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम चलते हैं अब क्रियात्मक प्रश्न की ओर और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रियात्मक प्रश्न इसके कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर पूंजी का समायोजन में एक प्रश्न दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी एक फर्म में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और सारे समायोजन करने के बाद ए और सी के पूंजी खातों के शेष जमा शेष 3,20,000 और 1,60,000 थे। यह निर्णय लिया गया कि पूंजी ए तथा सी द्वारा नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जाएगी। नई पूंजी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी नई पूंजी, फर्म की नई पूंजी नहीं दिया है, केवल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, केवल पुराना पूंजी दिया है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान पूंजी तो हमारा ये है 3,20,000 और 1,60,000 ए और सी का दिया है, तो इनका नया अनुपात पहले ज्ञात करना पड़ेगा। पुराना अनुपात है, देखिए ए बी सी का 3:2:1 है। अब चला गया कौन, बी, तो बचा कौन, ये बी चला गया मतलब बीच वाला चला गया, तो 2 को हटा देंगे तो बचा 3:1। तो इस 3:1 में इन दोनों की राशि को जोड़ करके जो भी राशि आएगा उसमें से 3:1 करके भाग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 33। तो यहाँ पे देखिए इसका समायोजन कैसे होगा। समायोजन के बाद ए और सी की पूंजी दिया है 3,20,000 और 1,60,000, तो टोटल हो गया 4,80,000। ठीक है, इस 4,80,000 में ये तो दिया है, अब दिया है लिखेंगे कि ए बी सी का अनुपात 3:2:1 और बी अवकाश ग्रहण करता है, तब ए और सी का अनुपात हो जाएगा, ये बी चला गया तो बी का भाग तो खत्म, मतलब बचा कौन, ये चला गया तो बी का भाग खत्म हो गया 3:1। तो इसी को हम क्या 3:1 मान लिए कि ए और सी का नया अनुपात 3:1। अतः ए और सी 3:1 में कुल पूंजी में भाग ज्ञात किया जाएगा। ये जो पूंजी है इसी पूंजी में हम ए और सी का भाग, क्योंकि ए और सी का वर्तमान पूंजी इतना दिया है, तो इसका नया भाग की क्या होगा, ए और सी का 3:1
इस पूंजी में हम 3:1 के भाग मतलब 3:1 में नया लाभ हानि जो विभाजन अनुपात है, इसी में हम इस पूंजी को ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 4,80,000 का 3/4, क्योंकि 3:1 मतलब 3/4 और 1/4, तो ए का 3/4 और सी का 1/4। तो यहाँ पर देखिए 4,80,000 का 3/4 कर दिए तो 3,60,000 आ गया, और 4,80,000 का 1/4 कर दिए तो कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। अब होना कितना चाहिए, 3,60,000 नई पूंजी और 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना, ये है 3,20,000 और 1,60,000। तो इसी को हमको एक चार्ट बनाना है और लिखना है कि जैसे अभी क्वेश्चन में पढ़े ना, इसी को चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कैसे बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से होगा, नई पूंजी 3,60,000 और सी का 1,20,000, जिसको हमने कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला, और वर्तमान पूंजी जो दिया हुआ है 3,20,000, ये देखिए प्रश्न में 3,20,000 और 1,60,000, इसको लिख दिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर की राशि, और समझेंगे कि हमारा जो पूंजी है नई पूंजी के हिसाब से होना चाहिए। तो टोटल होना चाहिए 3,60,000, लेकिन है कितना, 3,20,000, मतलब इतना करना है हमको, इस पूंजी को सही मानना है। तो 3,60,000 करना है, तो 3,20,000 है, तो 40,000 रुपये कौन लेके आएगा, ए ले करके आएगा, ए लाएगा, ए जो है लाएगा इतना रुपया। और देखिए 1,20,000 रुपये सी का होना चाहिए, पूंजी 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना, सी का पूंजी 1,60,000 है, मतलब सी ने जो है 40,000 ज़्यादा दे डाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40,000 रुपये जो है सी जो है आहरण करेगा, 40,000 सी क्या करेगा, आहरण करेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो ए है वो पूंजी लाएगा 40,000, क्योंकि इसको 3,60,000 करना है, 3,20,000 रुपया है उसका, तो 60,000 करने का 40,000 लाएगा तब बनेगा। और यहाँ पर 1,20,000 करना है, लेकिन है उसके पास 1,60,000 फर्म में, तो 40,000 एक्सेस है, तो 40,000 को वो आहरण करेगा, निकाल लेगा फर्म से, ठीक है। तो ये दो पंजी प्रविष्टि होगी, और दोनों पंजी प्रविष्टि के लिए यहाँ पर हमने पंजी प्रविष्टि क्या है, ये होगा कि बैंक खाता विकलन ए के पूंजी खाता से साझेदार द्वारा पूंजी की रकम लाने पर, ए लाएगा इसलिए यहाँ पे 40,000 बैंक खाता विकलन ए के पूंजी खाता से, और सी जो है क्या करेगा, आहरण करेगा, तो सी का पूंजी खाता विकलन बैंक खाता से 40,000 अधिक के राशि को साझेदार द्वारा निकाल लेने पर, ठीक है, सी के द्वारा, साझेदार सी द्वारा निकाल लेने पर, साझेदार सी द्वारा निकाल लेने पर। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 33। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखिए, आपको भली भांति ये चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।